नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृक द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विशेषण के बारे में। लेकिन उससे पहले इस क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं विशेषण के बारे में। तो आइए जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें हम, राम एक सुंदर लड़का है। अब लड़का यहाँ पर क्या है? संज्ञा। और लड़का की विशेषता है कि क्या है? सुंदर। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण है। तो सुंदर यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार से उसके पास काला घोड़ा है। घोड़ा यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। और घोड़ा की विशेषता क्या है? काला। तो काला यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। अब एक बात और यहाँ पर आती है, विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसे उदाहरण से हम समझें, वह अच्छा लड़का है। अब इसमें जो है कि लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि अच्छा है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है और जो विशेषता बताता है वह विशेषण होता है। अर्थात लड़के की विशेषता बताई जा रही है तो लड़का विशेष्य हो जाएगा, और अच्छा जो है कि विशेषता बता रहा है तो अच्छा विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार से यह गेंद लाल है। अब यहाँ पर जो है कि गेंद की विशेषता बताई जा रही है कि गेंद जो क्या है? लाल है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए तो गेंद की विशेषता बताई जा रही है तो गेंद विशेष्य हो जाएगा, और जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण हो जाएगा, अर्थात लाल विशेषण हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ समझने की है कि वह एक अच्छा लड़का है। यदि विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए तो इस विशेषण को हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखें हम लोग, तो यह गेंद लाल है। अब देखिए यहाँ पर विशेष्य पहले आ गया और विशेषण बाद में आ गया, तो इस विशेषण को हम विधेय विशेषण कहेंगे। तो क्या ध्यान रखना है कि यदि विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए तो इसको हम उद्देश्य विशेषण कहेंगे, और यदि विशेष्य के बाद विशेषण आए तो इसको हम विधेय विशेषण कहते हैं। आइए अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार की। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अगर बात करें हम सार्वनामिक विशेषण की, तो सार्वनामिक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मौलिक विशेषण और एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। वहीं हम बात करें अगर गुणवाचक विशेषण की, तो ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, आधारबोधक। वहीं हम बात करें संख्यावाचक विशेषण की, तो यह 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक की बात करें तो यह भी 4 प्रकार के होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। अगर बात करें हम परिमाणवाचक विशेषण की, तो यह 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणबोधक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणबोधक। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं एक एक विशेषण पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण पर। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि ऐसे सर्वनाम जो सर्वनाम के रूप में न प्रयुक्त होकर बल्कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम अपने मूल रूप में आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह कि जो सर्वनाम अपने मूल रूप में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हों उनको हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखें, यह घर मेरा है। अब यहाँ पर जो यह आया है
तो यह तो सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर घर की विशेषता बता रहा है, अर्थात यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है और यह अपने मूल सर्वनाम के रूप में आया है, इसीलिए यह मौलिक सर्वनामिक विशेषण होगा। उसी प्रकार से वह किताब फटी है। अब यहाँ पर वह जो है यह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर चूँकि किताब की विशेषता बता रहा है, इसीलिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है और अपने मूल रूप में आया है, इसीलिए इसको मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। उसी प्रकार से कोई आदमी रो रहा है, कोई जो है कि सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो आदमी की विशेषता बता रहा है और अपने मूल रूप में आया है, इसीलिए इसको हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। वहीं हम बात करें यौगिक सार्वनामिक विशेषण की, तो जो सर्वनाम रूपांतरित होकर अर्थात सर्वनाम के दूसरे रूप में आए संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो सर्वनाम अपना रूप चेंज करके विशेषण का काम करें, उनको हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो ऐसा आदमी नहीं देखा। अब देखिए यह जो है कि सर्वनाम का रूप चेंज होकर आया है ऐसा, और यह आदमी की विशेषता बता रहा है, अर्थात यहाँ पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार से कैसा घर चाहिए, तो यहाँ पर जो है कि यह जो है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का रूप बदल कर कैसा बन गया, लेकिन यह यहाँ पर घर की विशेषता बता रहा है, अर्थात यह जो है कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम बात करें कालबोधक गुणवाचक विशेषण की, तो कालबोधक गुणवाचक विशेषण जो समय या काल का बोध कराए, वह कालबोधक गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, यह सभी जो है कि काल या समय का बोध करा रहे हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझें तो यह नया घर है। अब यहाँ पर जो यह नया आया, यह घर की विशेषता बता रहा है और नया से हमें काल या समय का बोध हो रहा है, तो यह कालवाचक गुण विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार काशी प्राचीन नगरी है। अब यह काशी की जो है कि विशेषता बता रहा है कि यह एक प्राचीन नगरी है, अर्थात यह कालबोधक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार फल ताज़ा है, यह फल की विशेषता बता रहा है कि ताज़ा है। ताज़ा समय क्या, समय या काल का बोध हो रहा है, समय या काल का बोध हो रहा है, तो यह कालवाचक विशेषण हो जाएगा, जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपका आता है रंगबोधक। रंगबोधक अर्थात जो रंग का बोध कराए, जैसे लाल, पीला, काला, नीला, बैगनी। उदाहरण के माध्यम से समझें तो टमाटर लाल है, तो टमाटर की विशेषता बता रहा है लाल, अर्थात रंग का बोध। उसी प्रकार कमीज पीली है, तो कमीज की विशेषता बता रहा है कि कमीज पीली है, अर्थात रंग का बोध। काला घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पर घोड़ा की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा काला है और रंग का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर गुणवाचक रंगबोधक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार हम बात करें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत दशाबोधक विशेषण की, तो जो दशा का बोध कराए, जैसे मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला और सूखा। वह आदमी मोटा है, तो यह आदमी की विशेषता बता रहा है कि मोटा है, जो कि यह एक इसकी दशा है। मोटा क्या है, दशा है, तो यहाँ पर दशाबोधक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार से कपड़ा गीला है, तो यह गीला जो है कपड़ा की विशेषता बता रहा है कि कपड़ा कैसा है, गीला है, जो एक कपड़े की दशा है, तो यहाँ पर दशाबोधक विशेषण हो जाएगा, जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत आता है गुणबोधक विशेषण। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण का बोध कराएं, वहाँ पर गुणबोधक विशेषण होता है। जैसे अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो यह राम की विशेषता बता रहा है अच्छा, तो यह राम का एक गुण है, तो यहाँ पर गुणबोधक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर है कि मोहन झूठा व्यक्ति है, तो यहाँ पर मोहन की विशेषता बता रहा है कि झूठा है, जो यह एक इसका गुण है, तो यहाँ पर गुणबोधक विशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है आकारबोधक विशेषण। जो किसी वस्तु के आकार का बोध कराए, जैसे गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा,
चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा, तो ये सभी आकार बोधक विशेषण होते हैं। जैसे बस की पहिया गोल है। अब यहाँ पर पहिया की विशेषता बता रहा है कि पहिया कैसी है, गोल है, तो यह जो है कि आकार का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर आकार बोधक विशेषण हो जाएगा। यह घर चौड़ा है। अब यहाँ घर की विशेषता बता रहा है कि घर कैसा है, चौड़ा है, तो चौड़ा जो है कि यहाँ पर आकार बोधक विशेषण हो जाएगा। और यह आकार बोधक विशेषण किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। आइए अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो आइए हम बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक की। निश्चित संख्यावाचक क्या, तो जिससे निश्चित संख्या का बोध हो वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और यह 4 प्रकार का होता है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। गणनावाचक क्या, तो जो गिनती को बताता हो वहाँ पर गणनावाचक होगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, ये सभी क्या है, गणना के क्रम है, तो यहाँ पर गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार क्रमवाचक, जो क्रम का बोध कराए वहाँ पर क्रमवाचक विशेषण होगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, आठवां। उसी प्रकार तीसरा है आवृत्तिवाचक, जो आवृत्ति का बोध कराए अर्थात गुना का बोध कराए वहाँ पर आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना इत्यादि। अगला है समुदायवाचक विशेषण, तो जो समुदाय का बोध कराए, जैसे चारों, आठों, तीनों इत्यादि। इन सभी को पढ़ने से समुदाय का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर समुदायवाचक विशेषण होगा, जो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। आइए अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आया 4 बच्चे। यह 4 जो है कि बच्चों की विशेषता बता रहा है अर्थात विशेषण है। और 1, 2, 3, 4 यह गणनावाचक है अर्थात यह गणनावाचक विशेषण है। उसी प्रकार दीपा के पास 5 किताबें हैं, तो यह 5 जो है कि किताबों की विशेषता बता रहा है कि 5 किताबें हैं। और यह 5 जो है कि गणना के रूप में आता है, तो यहाँ पर गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार शीला के 3 बच्चे हैं, यह 3 जो है बच्चों की विशेषता बता रहा है और यह 3 गणना के रूप में आता है, तो यह भी गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार रमेश का कक्षा में पहला स्थान है, यह जो पहला आ रहा है यह स्थान की विशेषता बता रहा है। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा यह सभी क्रम का बोध कराते हैं, तो पहला जो है यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। सीमा चौथे कमरे में रहती है, यह चौथा जो है यह कमरे का बोध करा रहा है और यह क्रम के रूप में आता है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं, दीवार को गिराने में 4 गुना बल लगेगा। अब यह 4 गुना जो है यह आपका बल की विशेषता बता रहा है कि 4 गुना बल लगेगा। और यह गुना जो है यह आवृत्ति का बोध कराता है, तो यहाँ पर आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। राम श्याम से 2 गुना मेहनत करता है, तो यहाँ पर जो 2 गुना है यह मेहनत की विशेषता बता रहा है, यह आवृत्ति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। चारों लोग बाजार गए। अब यहाँ पर जो चारों है यह जो है कि आपका समुदाय का बोध करा रहा है, इसीलिए यहाँ पर समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार से तीनों समुदाय का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर तीनों जो है कि समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। तो जहाँ पर निश्चित संख्या का बोध न हो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कुछ आदमी चले गए, अब कितने आदमी गए यह निश्चित नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कई लोग आए थे, अब यहाँ पर जो कई है यह लोग की विशेषता बता रहा है, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग आए थे, अर्थात निश्चित नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं परिमाण बोधक विशेषण की।
तो जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है? तो जहाँ मात्रा निश्चित हो वहाँ निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा। जैसे 10 किलो घी, यहाँ जो है कि घी की मात्रा निश्चित है कि कितना घी है, 10 किलो, और यह घी का विशेषता भी बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। 5 क्विंटल गेहूँ, अब यहाँ पर जो 5 क्विंटल आ रहा है यह गेहूँ की विशेषता बता रहा है और यह निश्चित भी है, तो यहाँ पर जो है कि निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, तो जहाँ मात्रा निश्चित न हो, जैसे बहुत घी, तो घी की विशेषता बता रहा है बहुत, लेकिन अब कितना निश्चित नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार है कुछ गेहूँ, तो गेहूँ की विशेषता तो बता रहा है कि कुछ गेहूँ, लेकिन कितना गेहूँ यह निश्चित नहीं है और यह परिमाण का बोध करा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। अब इसी में एक बात आता है प्रविशेषण की। प्रविशेषण क्या होता है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताएं प्रविशेषण कहलाते हैं। जिसे उदाहरण के माध्यम से हम समझें, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ता है, तो तेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन तेज की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है, तो यह प्रविशेषण हो जाएगा। अर्थात तेज विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज, अर्थात जो बहुत है वह प्रविशेषण हो जाएगा। अर्थात विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। दूसरे उदाहरण से समझें, सीता अत्यंत सुंदर है। अब यहाँ सीता की विशेषता बता रहा है कि सुंदर, अर्थात सुंदर जो है कि विशेषण हो जाएगा। लेकिन यह बता रहा है कि अत्यंत सुंदर, अर्थात सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि अत्यंत सुंदर है, तो जो विशेषण की विशेषता बताए वह प्रविशेषण हो जाता है। अर्थात यहाँ पर अत्यंत जो है कि प्रविशेषण हो जाएगा। अब एक और हम लोग चर्चा करना है कि विशेषण की अवस्थाएं या तुलना के आधार पर विशेषण। तो इसके आधार पर विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमा अवस्था। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम लोग मूलावस्था को या फिर मूल अवस्था को। क्या होता है? इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, अर्थात विशेषण अपनी मूल अवस्था में ही रहता है। कुल मिला जुला कर कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर विशेषण अपने मूल अवस्था में आए वहाँ पर मूलावस्था होती है। जैसे राहुल अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा जो है कि अपने मूल रूप में आ गया और यह विशेषता बता रहा है, तो यह मूल अवस्था में आ गया। उसी प्रकार गेंद का रंग लाल है, यहाँ पर लाल अपने मूल रूप में आया। मीरा को मीठा आम पसंद है, यहाँ पर मीठा अपने मूल रूप में आया। तो यह सभी जो है कि यहाँ पर मूलावस्था में है, किसी से तुलना नहीं हो रही है, अर्थात यह विशेषण मूल अवस्था में है। वहीं हम बात करें उत्तरावस्था की। उत्तरावस्था क्या होती है? तो इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझे, विजय राघव से अच्छा है। इसमें विजय और राघव की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था हो जाएगा। रवि की कार राहुल की कार से सुंदर है। अब इसमें जो है कि कार की तुलना हो रही है कि रवि की कार राहुल की कार से सुंदर है, तो यहाँ पर जो सुंदर आएगा यह उत्तरावस्था हो जाएगा। उसी प्रकार दोनों इमारतों में यह इमारत ऊंची है, तो यहाँ पर 2 इमारतों की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर जो ऊंचा आ रहा है यह उत्तरावस्था हो जाएगा। उसी प्रकार लखनऊ शहर वाराणसी शहर की तुलना में अच्छा है, तो यहाँ पर जो अच्छा है यह उत्तरावस्था होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 शहरों की तुलना की जा रही है। अब है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होता है? इसमें 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसकी पहचान कैसे? जैसे सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, सबसे, सभी, सर्वोच्च, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझें, चंद्रेश सब छात्रों से अच्छा है, अर्थात इसमें क्या है कि चंद्रेश की सबसे
सर्वोच्चता बताई जा रही है, अर्थात यहाँ पर अच्छा जो क्या होगा उत्तमावस्था में प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार कल्पना सबसे अच्छा नृत्य करती है, तो यहाँ पर बताया गया है कि कल्पना की तुलना कई लोगों से की गई है और बताया गया है कि कल्पना सबसे अच्छा नृत्य करती है, अर्थात अच्छा यहाँ पर उत्तमावस्था के रूप में प्रयुक्त हुआ है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ पर जो है कि ऊंचा जो है यह उत्तमावस्था के रूप में प्रयुक्त किया गया है। उसी प्रकार गोदान मुंशी प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास है, अर्थात यह कई उपन्यासों की तुलना करके बताया जा रहा है कि सब में श्रेष्ठतम जो है कि गोदान मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है वह सबसे श्रेष्ठतम है, अर्थात यहाँ पर जो है कि उत्तमावस्था का प्रयोग किया गया है। आइए जानते हैं कुछ शब्दों की मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के बारे में। जैसे हम बात करें लघु की, तो लघु मूलावस्था में है, और जब यह लघुत्तर हो गया तो ये उत्तरावस्था हो गया, और लघुत्तम हो गया तो उत्तमावस्था हो गया। उसी प्रकार कोमल मूल अवस्था, कोमलत्तर उत्तरावस्था, कोमलतम उत्तमावस्था, उच्च मूल अवस्था, उच्चतर उत्तरावस्था और उच्चतम उत्तमावस्था। उसी प्रकार सुंदर मूल अवस्था, सुंदरतर उत्तरावस्था और सुंदरतम उत्तमावस्था। बृहत मूल अवस्था, बृहत्तर उत्तरावस्था और बृहत्तम उत्तमावस्था है। उसी प्रकार से महत मूल अवस्था, महत्तर उत्तरावस्था और महत्तम उत्तमावस्था है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उत्तरावस्था में अधिकांशतः तर आता है और उत्तमावस्था में अधिकांशतः तम आता है। तो अर्थात जहाँ पर भी तर का प्रयोग मिले वहाँ पर उत्तरावस्था, और जहाँ पर तम का प्रयोग मिले वहाँ पर उत्तमावस्था होता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।